Hello everyone, welcome back to our channel, We the Learners. Today we will do a poem from class 10th and the name of the poem is Amanda by Robin Klein. Robin Klein is an Australian poetess and इनकी जो ज्यादातर राइटिंग्स हैं वो बच्चों के लिए होती हैं. जैसे कि पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, बच्चों को स्पेशली ऐसा लगेगा कि शायद ये उनके मन की ही बात उन्होंने लिख दी है. ये काफी ज्यादा फेमस पोइटेस हैं वहां की और लगभग 40 से ज्यादा इनकी बुक अब तक पब्लिश हो चुकी हैं. आजकल ये मेलबोर्न के आसपास रहती हैं. शुरू करते हैं हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन. उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू पोएम के बारे में कि किस चीज से रिलेटेड जो पोएम है हमारी है. इस पोएम में ये बताया गया है कि जो ज्यादातर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जनरली डांट से या बार बार रोका टोकी करके ही समझाते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स. लेकिन इस चीज का बच्चों पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से बच्चे फिर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जब उनको बार बार डांटा जाता है, बार बार रोका टोका जाता है, ऐसा मत करो वैसा मत करो. तो वो इस पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उन्हें क्या लगता है और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो जब इस तरीके से डांटते हैं. सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. मैं ये नहीं कह रहा कि डांटना गलत है या उनको रोकना टोकना गलत है, बट एक ये समझ लो थ्रेड की तरह होते हैं बच्चे. अब धागे को आप अगर ज्यादा खींचोगे तो वो टूट भी जाते हैं. तो वही एक मैसेज इस पोएम के अंदर दिया गया है. बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखने को मिलेगा और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एक्सप्लेनेशन. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda, Amanda, Amanda. Last में है exclamatory mark. Means exclamatory mark कब यूज होता है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, एक सडन फीलिंग दिखाते हैं कि हे हेलो इस तरीके से. तो इसमें बार बार किसको बुलाया गया है? एमेंडा को. और उसको क्या किस तरीके से बोला गया है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, डोंट डू दिस डोंट डू दैट, डू दिस, ऐसा करो. एक कोड ऑफ कंडक्ट बार बार उसे बताया जा रहा है. पोएम के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन उसको डांट रहा है. तो पोएम में हमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये शायद उनकी मदर ही है जो उनको डांट रही है. तो मदर के पर्सपेक्टिव से ही हम पोएम को समझने वाले हैं. तो उनकी जो मदर है उसको डांटती हुई क्या बोलती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स, एमेंडा. अपने नाखून मत खाओ. ज्यादातर बच्चों को ये ऐसे नाखून खाने की आदत होती है. मैं क्लास में भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं सारा दिन. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये लो मेरे नाखून भी काट दो. तो बच्चे इस बात को समझ भी जाते हैं, एक हंसी मजाक भी हो जाता है और इस चीज को समझ भी जाते हैं. और इसकी बजाय अगर मैं उनको डांटूं या उनको पनिशमेंट दूं तो वो शायद एक अच्छा तरीका नहीं है बच्चों को समझाने का. इसी से रिलेटेड हमारी पोएम भी है. डोंट बाइट योर नेल्स, एमेंडा. अपने नाखून मत खाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच का मतलब होता है ऐसे नीचे की ओर झुकाओ. अपने कंधों को आगे मत झुकाओ, एमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मतलब होता है जब हम ऐसे लेजी से बन के बिल्कुल ढीले ढाले ऐसे बैठे रहते हैं आलस में. तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग. ऐसे ढीले ढाले मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट. अच्छे से बैठो, एमेंडा. तो उनकी जो मदर है, प्रोबेबली मदर ही है जो उनको बार बार कह रही है कि अपने नेल्स मत खाओ, शोल्डर्स को आगे मत झुकाओ और आलस में मत बैठो, अच्छे से बैठो. ये उनकी मदर जब उनको सिखा रही है तो एमेंडा जो है ना, ये जो पेरेंथेसिस में है इसमें बताया गया है उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड कि जो बच्ची है वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है जब उसको बार बार डांटा जा रहा है. तो कैसे खो जाती है? वो क्या सोचती है? देयर इज ए लैंग्वेज Emerald Sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो वो बच्ची क्या कहती है? There is a language. Language का मतलब होता है रिलैक्स्ड या जिसमें मोशन बिल्कुल थोड़ा सा हो, कि बिल्कुल एक रिलैक्स सा. क्या है? एमरल्ड. एमरल्ड का मतलब होता है एक जो ग्रीनिश कलर का हमारा पर्ल जैसा मोती जैसा एक स्टोन होता है, बहुत प्रीशियस स्टोन होता है ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं एमरल्ड. तो देयर इज ए लैंग्वेज की रिलैक्स्ड है और एमरल्ड एक प्रीशियस सा ग्रीन कलर का सी है, समुद्र है. वेयर द सोल, सोल मीन्स अकेली,
या अकेला। इनहेबिटेंट वहां रहने वाला, इज मी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो रहने वाला है वो सिर्फ मैं ही हूं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और अपने आप को बच्चे ने क्या अज्यूम किया है, अ मरमेड। मरमेड का मतलब क्या होता है, जो जल परी होती है, कि एक ग्रीनिश सा बड़ा सा रिलैक्स्ड समुद्र है, उसके अंदर मैं एक जल परी हूं और मैं वहां ड्रिफ्ट कर रही हूं। ड्रिफ्ट मतलब लहरों के साथ ऐसे, तो ड्रिफ्ट कर रही हूं ब्लिसफुली, बड़ी चीयरफुल तरीके से, बड़ी खुशी के साथ मैं बड़े से समुद्र में जो ग्रीनिश कलर का है उसमें मैं एक जल परी की तरह लहरों के साथ ड्रिफ्ट कर रही हूं, बड़ी जॉयफुली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा। अब अगेन फिर से जो उसकी मदर है वो उनको डांट रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। तो फिर से उसकी मदर क्या कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया एमेंडा। डिड यू टाइडी, टाइडी का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया एमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मैंने तुम्हें, यानी कि अब उनको रिमाइंड करवा रही है कि मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम अपने शूज को साफ करो, तो क्या तुमने वो भी किया है, नहीं। अब फिर से पैरेंथेसिस में शुरू होती हैं हमारी लाइंस जो दर्शाती हैं बच्चे की इमेजिनरी वर्ल्ड को। आई एम एन ऑर्फन, तो ये जब उनको डांटा जा रहा है तो बच्ची फिर से अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और अब अपने आप को क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ बच्चा हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई फर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो अब बच्चा क्या कहता है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में इधर उधर फिर रही हूं। आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, हस्ट का मतलब होता है साइलेंट, और बेयर फीट मतलब अनकवर्ड, कि नंगे पैरों से, और बिल्कुल जो साइलेंट पैर हैं थोड़ी सी मूवमेंट के साथ सॉफ्ट तरीके, जो डस्ट है, सॉफ्ट डस्ट है, उसके ऊपर मैं पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है अलग अलग तरह की आकृतियां बनाना या शेप्स बनाना। तो वो क्या एज्यूम कर लिया उसने कि मैं एक ऑर्फन हूं, गलियों में मैं फिर रही हूं, मुझ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुझे रोका टोकी नहीं है, और मैं अपने पैरों से साइलेंट और ये जो बेयर फीट हैं उनके साथ आकृतियां बना रही हूं सॉफ्ट रेत के ऊपर। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां जो शांति है वो बिल्कुल गोल्डन है, बहुत अच्छी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और मुझे वहां की आजादी बहुत प्यारी लगती है। तो अब ये देखिए बच्चे का नजरिया क्या है, बच्चे को लगता है कि जो बच्चे अनाथ हैं उन पे कोई रोका टोकी नहीं होती, उनके पेरेंट्स नहीं होते, इसीलिए वो बहुत खुश रहते हैं, उनको बहुत फ्रीडम होती है। क्या ये बात ठीक है? नहीं होता। जब तक हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, हम एक एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसी शेप हम देते हैं वे उसी आकार में वो ढल जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो है फिर से उन पे डांट शुरू हो गई है। अब क्या कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। अब जो है एमेंडा, वो बच्ची चॉकलेट खाने वाली होती है, तभी उनकी जो मदर है, परहैप्स मदर ही है, उनको डांटती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। तो फिर से अब क्या, किस तरीके से डांटा गया है उसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, कि उस चॉकलेट को मत खाओ जो अभी तुम खाने वाली हो। रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, कि क्या अब तुम भूल गई हो जो तुम्हें एक्ने हुए हैं ये सब चीजें खाने से, फास्ट फूड और ये चॉकलेट्स वगैरह चीजें ये सब खाने से, जो एक्ने या पिंपल्स जो तुम्हें हुए हैं, क्या अब तुम उन्हें भूल गई हो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, एमेंडा आई एम टॉकिंग टू यू। तो उसकी मदर बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, उसको बोल रही है, वो एमेंडा इवन उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। तो वो क्या कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ, तो बच्ची चॉकलेट खाने वाली होती है, उसको मना किया गया कि चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम अपने एक्ने को भूल गए हो, कि मीन्स जो एक्ने है वो इन सब चीजों का ही रिजल्ट है, और मीन्स अब तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। वाई विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगे, क्या तुम, ये जो अपना बच्चों को जब भी हम डांटते हैं तो अपना सिर ऐसे कर देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको सिर को ऊपर उठा के लुक एट मी, और मुझे ध्यान से सुनो। तो बच्ची फिर से अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और क्या कहती है, आई एम रपुंजल,
I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अपने आप को अब उसने एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है, रपुंजल। रपुंजल जर्मन फेरी में एक कैरेक्टर है जिसको एक विच के द्वारा, एक चुड़ैल के द्वारा कैद कर लिया जाता है किसी बड़े से टावर में। और जब भी उस चुड़ैल को उस टावर पे जाना होता है, रपुंजल के इतने लंबे बाल हैं कि वो अपने बालों को ऐसे नीचे लटका देती थी और वो चुड़ैल उस पे चढ़ के आ जाती थी। तो वहां से ये कैरेक्टर को एज्यूम करती हैं, अपने आप को इसने क्या मान लिया है, रपुंजल। आई हैव नॉट ए केयर, कि मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत है, वहां की जो लाइफ है बिल्कुल शांत है एंड रेयर है, और ऐसी लाइफ कहीं कहीं होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं डेफिनेटली अपने ब्राइट हेयर को नीचे की ओर नहीं करूंगी जैसा कि रपुंजल ने किया था। तो ये क्या कहती है कि मैं भी अब एक रपुंजल की तरह हूं, अपने आप को इसने रपुंजल मान लिया है, और जब मैं वहां टावर पे हो जाऊंगी तो वहां की जो लाइफ है वो बड़ी ही ट्रैंक्विल, मीन्स वहां बड़ी ही शांत और रेयर लाइफ होगी। लेकिन जो रपुंजल ने किया कि वो चुड़ैल को आने देती थी अपने लंबे बालों को लटका के, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं वहां अकेली रहूंगी, शांति के साथ रहूंगी, एंड नोबडी विल डिस्टर्ब मी देयर। फिर से उस पे डांट पड़ती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमेंडा। अब उसकी जो मदर है वो क्या डांट मारती है उन पे, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, एट वंस तुरंत, अभी के अभी। सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है जब हम रूठ के और थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, बैठ जाते हैं ऐसे, देखते नहीं किसी की ओर, तो वो जो है रूठना या जो उसका मुरझाया हुआ मुंह है, तो वो क्या कहती हैं उसकी मदर कि अभी के अभी इसे ठीक करो, अभी के अभी ये जो सल्किंग है इसे बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ज्यादा ही मूडी हो गई हो, हर वक्त कभी कैसा मूड होता है तुम्हारा, कभी कैसा होता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और ये जो तुम्हारा इतना मूड का वेरिएशन हो रहा है, इसकी वजह से कोई भी जो देखेगा वो क्या सोचेगा कि आई ऑलवेज नेग्ड यू। नेग्ड का मतलब होता है टू रिब्यूक एट समवन मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार अगर किसी पे हम डांट मारते हैं, तो अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा, तुम इतनी मूडी हो गई और ये जो तुमने अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस ला रखे हैं, इसकी वजह से अगर कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बार बार रिव्यू करती हूँ, डांटती हूँ। अमेंडा, तो तुरंत एट वंस इस चेहरे को अभी चेंज करो। So this was the end of our poem. Now come to the message of the poem. मैसेज जो पोएम के अंदर दिया गया है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, कि ज्यादातर पेरेंट्स को यही लगता है कि बच्चों को डांटने से या बार बार उनको रोका टोकी करने से बच्चे सही ट्रैक पे आ जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप बार बार बच्चे को रोकते हो, टोकते हो, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो, जैसे अमेंडा के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी, फिर वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। तो इसी तरीके से जब बच्चे को बार बार रोका टोका जाता है तो बच्चा अपनी एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। वो फिर जो एल्डर्स हैं या जो भी उनको समझाने वाले हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, उनकी बात को सुनना बंद कर देता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि दैट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, की उनसे उनकी आजादी छीन ली गई है। हर चीज में उनको ये बताया जा रहा है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो मत करो। तो बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उनको समझाया जाना चाहिए, प्यार से या किसी भी तरीके से। बट देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ आवर पोएम। सेकेंडली, मैंने कहा था कि बच्चे ये कि पोएम के अंदर बच्चों को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे मन की बात इसमें कही गई है। तो वो जो मन की बात है आपको सारी नहीं सुननी है, आपको भी पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि हाँ, दे आर ऑल्सो स्पीकिंग ओनली फॉर योर बेटरमेंट। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।